हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारत का भौतिक स्वरूप 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम देखते हैं मैप में। भारत का पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो ये भारत का पहला भौतिक स्वरूप है। ये जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर उत्तरी मैदान, ये जो क्षेत्र आता है पूरा, ये उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। फिर भारतीय मरुस्थल, चौथा क्षेत्र है भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान का क्षेत्र है, यानी मरुस्थल। फिर तटीय मैदान, ये जो पश्चिम घाट है और पूर्वी घाट है, ये तटीय मैदान कहलाते हैं। छठा, द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार भारत का भौतिक स्वरूप 6 भागों में विभाजित है। पहला हमने देख लिया हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, ये पूरा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। आगे समझ में, यानी भारत का भौतिक स्वरूप जो है 6 भागों में बटा हुआ है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने अनेक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी पृथ्वी है, वो एक समय यानी प्राचीन समय, कई करोड़ों वर्ष पहले पूरे स्थलखंड एक साथ जुटे हुए थे। फिर पृथ्वी में कुछ गतिविधियां हुई, जिसके कारण जो है ये विखंडित हो गई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 7 बड़े प्लेट और 14 छोटे छोटे प्लेटों में स्थलखंड विखंडित हो गए थे, जिसके कारण इन प्लेटों में गतियां प्रारंभ हो गई थी। जो प्लेट है उसमें कौन सी गति, यानी ऊपरी जो स्थलखंड है, ऊपरी क्षेत्र है, वहां उसमें गतियां प्रारंभ हो गई। ये गति जो है 3 प्रकार की होती है। पहला अभिसारी परिसीमा, दूसरा अपसारी परिसीमा, तीसरा रूपांतरण परिसीमा। अब इन गतियों को हम अलग अलग समझते हैं। अभिसारी परिसीमा यानी जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के आसपास जब खसकती है, यानी 2 प्लेटें जिसकी गति आमने सामने आती है और जुड़ता है, तो उसे अभिसारी परिसीमा कहा जाता है। अभिसारी परिसीमा में 2 प्लेट जब आपस में आती है, तो जिसके कारण चट्टानें
टूट जाती हैं और इस चट्टान के टूटने से जो है वलन का निर्माण होता है। ये देखिए एक पेज है मेरे पास। अगर दो प्लेटें हैं और धीरे धीरे आपस में खिसकती हैं तो ये ऊपर बीच में जो है इसमें वलन पड़ जाता है। वलन क्या होता है? ये मोड़ जो मुड़ जाती है चट्टानें, ये देखिए ये क्या है? वलन पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो वलन पड़ जाता है तो जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के आमने सामने खिसकती हैं तो अभी सारी गति कहलाती है और इस गति के कारण चट्टान जो है जो जिस तरफ से खिसकते हैं या तो वो टूट जाते हैं या वलन पड़ जाते हैं। आगे समझ में दूसरी गति देखते हैं। अपसारित परिसीमा, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं यानी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? अपसारी परिसीमा, जिसके कारण दूर जाने से चट्टानों में टूटते नहीं है बल्कि दरार पड़ जाती है। जब कोई प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है तो बीच में दरार पड़ जाती है। तो इससे अपसारी परिसीमा गति से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और इससे चट्टान टूटती नहीं है और इससे दरार का निर्माण हो जाता है। आगे समझ में अगला रूपांतरण परिसीमा यानी ना तो इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं ना ही दूर जाती हैं बल्कि एक दूसरे के पास से ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये जो ऊपर नीचे होती है तो इसको रूपांतरण गति कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर ये जो प्लेट रहती है इसमें ऊपर नीचे खिसक जाते हैं तो ये रूपांतरण गति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हो गई प्लेटों की गतियां। बहुत वर्ष पहले पूरा स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे और इस प्रकार की गतियां होना प्रारंभ हो गई यानी खिंचाव होने लगा, जिसके कारण जो है ये दरारें पड़ने लगी और कुछ प्लेटें जो हैं अभिसारी गति होने के कारण टूटने लगे। टूटने के कारण जो है ये गति करने लगी, कुछ उत्तर की ओर चली गई, कुछ पश्चिम की ओर खिसक गई, प्रवाहित हो गई, कुछ दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गई, कुछ पूर्व की ओर प्रवाहित हो गई। भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि जो भौतिक स्वरूप हमारे भारत का आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है ऐसे बहुत साल पहले ऐसा स्वरूप नहीं था, यानी इसका निर्माण हुआ है धीरे धीरे गति से। प्लेट की गतियों के द्वारा इसका स्वरूप बदलता रहा है। तो इस प्रकार से जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति के अवसाद चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो गोंडवाना लैंड है, आप देख रहे हैं कि ये गोंडवाना लैंड दिखाई दे रहा है। गोंडवाना लैंड जो है कई वर्ष पहले कई टुकड़ों में खंडित हो गया। उत्तर की ओर अंगारा लैंड और जिसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, और जो गोंडवाना लैंड था वो कई टुकड़ों में विखंडित हो गया और विखंडित होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया। ये देखिए भारत जैसे है तो ये क्या है, इधर खिसकने लगा और ये जो है अफ्रीका भी उत्तर की ओर खिसकने लगा
और ये जो है दक्षिणी अमेरिका दक्षिण अमेरिका भी थोड़ा पश्चिम की ओर खिसकने लगा, और ये जो अटलांटिक क्षेत्र है ये दक्षिण की ओर खिसकने लगा। तो इस प्रकार से ये जो प्लेटें हैं ये गति करने लगी। और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का भूखंड है ये धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो गई, और ये यूरेशियन प्लेट से आकर टकरा गई, जिसके कारण बीच में स्थित 33 भू अभिनति का वलित मलबा ऊपर की ओर उठ गया और हिमालय और पश्चिमी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। आ गया ये समझ में? हिमालय सबसे युवा, नवीन, वलित और संसार का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्रोणी का निर्माण हो जाता है। जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की ओर खिसकना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे खिसक कर ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और जो भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है ये नीचे की ओर चली गई और यूरेशियन प्लेट थोड़ा ऊपर हो गया, जिसके कारण द्रोणी का निर्माण हो गया। ये क्या है? द्रोणी का निर्माण हो गया, और कई सारी नदियां इस क्षेत्र से प्रवाहित होने लगी। इस क्षेत्र से जब प्रवाहित होने लगी कई नदियां, तो वो नदियां जो है अपने साथ कई मलबा जो है लाकर निक्षेपित करने लगी। यहाँ पर कुछ मलबा आकर निक्षेपित हो गया, जिसके कारण उत्तर मैदान क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने देख लिया उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है, यानी जब प्लेटें टकराई तो उसके कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ। 33 भूसन्नति का मलबा जो है ऊपर की ओर उठ गया और पर्वत तथा पश्चिमी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये जो है यहाँ पर द्रोणी का निर्माण हो गया। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर द्रोणी का निर्माण हो गया, और यहाँ से कई सारी नदियां जो हैं प्रवाहित होने लगी। यहाँ से गंगा, ब्रह्मपुत्र, कई सारी जमुना, तो इस प्रकार यानी उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इसका निर्माण जलोढ़ द्वारा हुआ है, यानी नदियों द्वारा जो द्रोणी बन गई, और नदियों द्वारा लाए हुए मलबा के निक्षेपण से द्रोणी में जमाव होने लगा, और द्रोणी में जमाव होने के कारण धीरे धीरे ये मैदान जो है उत्तरी मैदान पूरा उत्तर का मैदान का निर्माण हो गया। तो इस उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है वो जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित है, और यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर पाई जाती है, और चौड़ाई जो है 240 और 320 इसकी चौड़ाई पाई जाती है। जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ये खेती के लिए अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ इसमें इन मिट्टी में जो है उपजाऊ क्षमता अधिक पाए जाते हैं। अब हम इसको बागर और खादर भी देख लेते हैं। ये जो
नदियां हैं जो पानी आते हैं और साथ जो है जमा करते जाते हैं। मान लीजिए ये एक नदी है और नदी प्रवाहित होती जा रही है और अपने साथ लाए हुए मलबा का निक्षेपण भी करती जा रही है। यहाँ पर इसने मलबा का निक्षेपण कर दिया, यानी यहाँ पर ज्यादा निक्षेपण हो गया, जिसके कारण नदी ने अपना मार्ग दूसरी जगह से बदल दिया। तो ये जो क्षेत्र है इसको, यानी ये मिट्टी पुरानी हो गई, पुरानी मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो या बांगर जो है कम उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह नहीं पहुंच पाता है, तो इसके कारण ये उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में खादर मिट्टी है, उसमें जो है चूने का निक्षेप दिखेगा, यानी कंकड़ पत्थर हल्का दिखता है और इसमें बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, तो उससे निर्मित जो मैदान होता है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंचता है, उसको बांगर कहा जाता है। तो बांगर क्या है, खादर क्या है, आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। अब हम अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।